आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं 24 मार्च 2025 को आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में एक विशेष कार्यक्रम ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकेशन यानी मोटापे से होने वाली समस्याओं का दवाई रहित उपचार इस विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आमंत्रित विशेषज्ञ थे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बलजीत डबास। सुनते हैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। डॉक्टर बलजीत सिंह डबास जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। लगभग 35 से अधिक वर्षों तक आप अनेक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवारत रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप समय समय पर कई तरह के कैंप्स भी लगवाते रहते हैं और आज डॉक्टर डबास हम सभी को ये बताएंगे कि किस तरह से हम दवाइयों से छुटकारा भी पा सकते हैं। जो दवाएं हम ले रहे हैं उसका सही तरीका क्या है और किन किन समस्याओं से हम सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हुए निजात पा सकते हैं। मोटापा एक कॉमन सी आज समस्या सबके सामने आती जा रही है। आप लोग सभी जानते होंगे कि मोटापा आने से शरीर में कितनी प्रकार की समस्याएं हमारी बढ़ जाती हैं। यानी मोटापा जो है एक अभिशाप है और कितनी बीमारियों को वो न्योता देता है कि आप मेरे पास आ जाइए। जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होना एक कॉमन सी बात हो रही है। फिर दूसरा आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर की बीमारी। तीसरा आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CHD, इम्पोर्टेंसी, माइंड से रिलेटेड एंजाइटी मिलेगी आपको, डिप्रेशन मिलेगा। ये सब समस्याएं जो है मोटापे की एक किस्म से देन है। तो मोटापा क्यों होता है ये एक हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या खाने पीने से हम मोटे हो रहे हैं, क्या ना करने से हम मोटे हो रहे हैं। जो भी हम खा रहे हैं चिकनी चीज़ें जैसे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फैट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो जीवन है वो आरामदायक हो गया है। कोई फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं। जैसे आप शहरों में देख लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आदमी जॉब करता है, सुबह उठता है, नहा धो के ड्यूटी चला जाता है, हारा थका वहाँ से आता है, फिर खा पी के सो जाता है। खाने के बाद वो घूमने भी नहीं जाता ना, क्योंकि घूमेगा तो कहाँ घूमेगा। सारे के ना तो ऐसी फैसिलिटी, हर जगह पार्क नहीं है। फिर पार्क भी हों तो दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप अगर मैंने देखा कि जो लोग पॉल्यूशन में दौड़ लगाते हैं वो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि धुआं पूरा उनके लंग्स में फैल जाता है और एक समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे केसेस दिल्ली में ऐसी घटनाएँ घटी हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे बड़ा तो ये है कि भी खाना पीना हम सुधारें। आज बाज़ार में जो भी मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है। आप कोई भी चीज़ शहर में, खासतौर दिल्ली जैसे शहर में आपको प्योर नहीं मिलेगी। दूध देख लीजिए और खाने पीने की जितनी चीज़ें देख लीजिए सब मिलावटी हैं। जो साबुन बनाने का जो तेल है वो आजकल जितने भी पकवान बाज़ार में मिल रहे हैं, जो आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है। तो आजकल ये मोबाइल है, इसने भी हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर दिया है कि बच्चे मोबाइल पहले चलाते रहते हैं, ना खेलने का काम है, ना मतलब कोई काम ही नहीं रहा बच्चों को मोबाइल के अलावा, रात भर मोबाइल देखते हैं। तो आप देखिए ये मोबाइल ने कितना बड़ा रोल अदा किया है। तो ये जैसे स्कूलों में कर दिया, जो अपना कोविड लगा तो भाई मोबाइल से क्लासेस लगने लग गई। तो जिनके पास मोबाइल नहीं था उन्होंने मोबाइल खरीदना पड़ा मजबूरी में, तो उसका भी अपना एक रोल रहा। तो ये जो भी जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं ये हमारे अशुद्ध खाने से, एक्सरसाइज ना करने से, आलसी जीवन से, इन सब से बढ़ती जा रही है। हमारा जितना भी खाना पीना है, हम क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली में रहने वाले लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। दूध वगैरह सेवन भी दिल्ली में रहने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद है। और वो दूध मिलावटी है, मीठा, तो वैसे ही आप मोटापा बढ़ाने की खास दवा है कि जब मीठा खाएंगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा, ये तो निश्चित है। तो ये खाने पीने में देखिए, अगर आप मोटे हो गए हैं तो फिर उसको पतला कैसे किया जाए, वज़न कैसे घटाया जाए, ये है विचारने वाली बात है। अब हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नमक का, चिकनाई का सेवन कम से कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और वॉक करना चाहिए सुबह शाम। और मैं आपको एक ईस्ट प्राणायाम बताऊंगा, आपको ईस्ट प्राणायाम जो हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। तो ये ऐसे ही आपकी जो दूसरा CHD बोला मैंने आपको, CHD की हार्ट वाली प्रॉब्लम है, वो भी ईस्ट प्राणायाम करने से ठीक हो जाता है। जैसे सॉर्बिटेट खाते हैं आप, तो सॉर्बिटेट खाने से क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाती है और हार्ट को ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड मिल जाता है, तो आपका जो है हार्ट अटैक बच जाता है।
तो जो ये ईस्ट प्राणायाम है उसमें वही फंक्शन है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना होता है। तो बहुत सारी बीमारी, आपका ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा ईस्ट प्राणायाम करने से, आपका मतलब बहुत सारी देखते हैं उससे दूर हो जाएंगे। यानी अगर आप ईस्ट प्राणायाम करते हैं सुबह शाम तो कम से कम 3 बार स्वस्थ आदमी को करना चाहिए, रोग के हिसाब से 5 बार, 11 बार, 7 बार, 11 बार, या कैंसर के पेशेंट को 21 बार करना चाहिए। योग भगाए रोग, ये बड़ा अच्छा है। योग अगर हम करते हैं तो रोग भागेगा, पर योग से आप एक्टिव रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बीमारियां आप योग से दूर कर सकते हैं। मोटापे में खास योग का बड़ा रोल है। कटी चक्कर आसन है, ये अर्धमस्तेंद्रीय आसन है, ये कई बीमारियों को ठीक करता है, मोटापा भी घटाता है। अब मोटापा घटाने का सिंपल तरीका जो आपके घर में अवेलेबल है, आपकी रसोई में अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप गर्म पानी सुबह उठें सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य निकलता है तो जो उसकी किरणें हैं, जो रश्मि है उसकी, वो पानी को सोख लेती हैं। यानी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा अगर आप सूर्य निकलने के बाद उठेंगे। तो सुबह उठ के आप हल्का गर्म पानी करके बैठ के पीजिए। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए और दूध हमेशा खड़ा होकर पीना चाहिए, घुटने खराब नहीं होंगे आपके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो जो पानी पी रहे हैं उसमें अगर आप मोटे हैं तो पानी को गर्म करके पीजिए। फिर पानी में आप नींबू, अगर आपको शूट करता है नींबू डालिए, आप 2 नींबू डालिए गिलास पानी में और पीजिए। फिर 10 मिनट के बाद दूसरा गिलास पीजिए। ऐसे 3-4 मतलब 1-1.5 लीटर पानी आप सुबह सुबह पी लीजिए। सुबह जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो 1 घंटे, करीब 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे में आप मतलब पेट साफ हो जाएगा। फिर जो पानी आपने पिया, दीर्घ शंका के बाद में 1 गिलास पानी और पीजिए। उसके बाद में आपको लघु शंका होगी, बार बार आप यूरिन जाएंगे तो आपका खून भी साफ हो जाएगा। यानी देखिए, दांत सही हो, पेट साफ हो, खून साफ हो, स्वस्थ रहेंगे आप, बीमारी आएगी नहीं। अब 60 साल की उम्र तक पहुँचते 80% लोगों के दांत ही गायब हो जाते हैं। जब नींबू का पानी पिएंगे उसके बाद में आपको सादे पानी से कुल्ला करना जरूरी है, नहीं तो नींबू दांत को खा जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। खाली आप पानी पीते हैं नींबू का तो दांत ही गायब हो जाएंगे धीरे धीरे करके। जो लोग सुबह पानी नहीं पीते उनका पेट ही साफ नहीं होता प्रॉपर। 80-90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन भी एक मोटापा बढ़ाने में बड़ा रोल अदा करता है। मोटापा बढ़ाता है और बीमारियां बढ़ाता है। कब्ज रहेगी तो समझो बीमारी आएंगी, पेट खराब होगा तो समझो बीमारी को आपने इन्विटेशन दे लिया। पेट सही है तो बीमारी का कोई काम नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के कुल करके आपको मोटापे को बढ़ाती है। मोटापा एक अभिशाप, जैसे मैंने आपको बताया। जब भी आप दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें नींबू डाल लीजिए। मैंने, जो मोटे लोग हैं, मैंने 12 नींबू एक दिन में पिला दिए लोगों को, पर 1-1.5 महीने में 15 किलो वजन गायब हो गया उनका। पर पतले आदमी को ज़्यादा नींबू नहीं पीना चाहिए, और पतला हो जाएगा, चर्बी काट देगा वो। तो इसलिए ये भी ध्यान रखने की बात है। और कई बार किसी को नींबू की एलर्जी होती है, उसको नहीं पीना चाहिए। ये भी है कि भाई मान लो नींबू आपको शूट नहीं करा, नहीं पिएंगे आप। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। जो चीज़ें आपको शूट करती हैं उसी को पीना है, जो शूट नहीं करती उसको नहीं पीना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो दवाइयाँ खाते हैं आप, किसी भी पैथी की दवाई खा रहे हैं, मोटापा कम करने के लिए खा रहे हैं, एकदम कोई भी दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे पहले अपनी आदत ठीक करो, अपनी लाइफस्टाइल बदलो, अपना फूड हैबिट चेंज करो, फिर धीरे धीरे आप दवाई छोड़ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात साथ में है कि कोई भी दवाई खाते हैं, नेट पर खोलकर उसके साइड इफेक्ट जरूर देख लें आप कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। कई बार क्या होता है, दवाई आप एक बीमारी की ले रहे हैं और 10 बीमारियां और आपके शरीर में आ जाती हैं और आपको पता नहीं चलता कैसे बीमारी है। फिर ढूंढते हैं कैसे आई, फिर पता लगेगा ये खाने से ये हो गया, ये खाने से ये हो गया। तो ये सारी बातें ऐसी ही कुल मिला के हम लोगों को ये ध्यान रखने की चीज़ है कि भाई अगर हमें फिट रहना है तो समय से उठना है, समय से सोना है। जैसे कहावत, पुरानी कहावत है, इंग्लिश की कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी उठेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, जल्दी सोएंगे फिर जल्दी उठेगा आदमी, नींद भी जल्दी आएगी इसको। अब लोग 11 बजे 12 बजे तक कॉमन सी बात होगी, नहीं 1-2 बजे तक जागते हैं। जो 1-2 बजे तक जागेगा वो फिर सुबह उठेगा कैसे? और 11 बजे के बाद तो जागना ही नहीं चाहिए आदमी को। तो जो देर में सोते हैं उनका शरीर तो वैसे ही टूट जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से देर में सोना ही गलत है, वो सारे आपके सिस्टम को बदल देगा। और फिर देर में उठेगा आदमी तो नेचुरल बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। तो ये जो लाइफस्टाइल है और फूड हैबिट्स ये समझ लीजिए, ये हमारे मोटापे को बढ़ा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे हमारी जीवनचर्या है, कैसे हम सो रहे हैं, कितना पानी जो है वो मोटापा घटाता है। पानी जो है वो मोटापा घटाता है। लोग पानी कम पीते हैं। आप जो भी चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, उनमें कितना यूरिया डल रहा है, सब में यूरिया डल रहा है। यूरिया खाने तो यूरिक एसिड बढ़ेगा ना। कम खाएं भले ही, पर साफ सुथरा खाएं, एकदम बैलेंस संतुलित डाइट लें। हम इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको अगर मान लीजिए डिप्रेशन है तो उसके लिए ध्यान, समाधि ये ज़्यादा काम करती है। उसमें आप ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे तो ये उसमें आपका ये अच्छा काम करेगी। ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, हम देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है क्योंकि इस जर्नी में भी हैं, वेट लॉस जर्नी में भी हैं और कई तरह के रोग भी हैं जिन्हें वो दूर करना चाहते हैं। तो अब सवाल लेते हैं। ईस्ट प्राणायाम जो है इसमें 7 स्टेप हैं। ओम भू, ओम भय, ओम स्वय, ओम मह, ओम जनय, ओम तपय, ओम सत्यम, ये 7 स्टेप हैं।
आधा तो गायत्री मंत्र ही आ जाता है इसमें। ओम के बारे में, ओम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो स्मरण करे ओम का शुद्ध आत्मा होए, यानी वो ओम का जो है आत्मा से मिलन है और आत्मा से परमात्मा का मिलन है। तो ओम में क्या, इसमें क्या करना होता है, आप आरामदायक पोजीशन में बैठेंगे, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन आपकी, उसमें बैठ जाएंगे आप और एक लंबा सांस लेंगे आप, यानी उस ओम को सांस के साथ अंदर लेंगे। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसे मैं बैठ गया हूं, इसमें कोई आवाज नहीं आएगी आपको, ऐसे इसमें छाती पूरी फूलेगी, पूरे फेफड़े फूल जाएंगे आपके, ऑक्सीजन पूरी अंदर जाएगी। अब सांस रोका हुआ है मैंने, तो सांस रुका हुआ है इस टाइम, तो इस टाइम जो ऑक्सीजन अंदर गई है वो रक्त के अंदर मिक्स हो रही है। जो खून, हमारे फेफड़े जो फूले हैं उसमें खून है, ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो रही है। अब इतनी देर मैंने सांस रोका हुआ है, फिर मैं सांस को धीरे धीरे छोड़ूंगा नाक के द्वारा। अब ऐसे अगला स्टेप है भू, भू पे सांस छोड़ना है, ओम भू। अब मैंने सांस निकाल दिया पूरा। देखिए जब सांस लिया, मान लीजिए हमने सांस लिया 2.5 सेकंड में, लंबा सांस लिया, 2.5 सेकंड लगे, 5 सेकंड उसको रोकना है और 10 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना है। अब आप देखिए होता क्या है, जब फेफड़े पूरे फूल जाते हैं तो जब वो सिकुड़ते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है उसमें, और वो प्रेशर क्या होता है, उसमें ब्लड है, वो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ। वो प्रेशर से जो खून हार्ट की तरफ जा रहा है, ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन तो उसमें ज़्यादा है ही, उस जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन वाला खून जो है वो हार्ट में पहुंच रहा है, तो जो वेसल्स आपकी सिकुड़ गई है वो डायलेट होंगी, जैसे सॉर्बिटेट से डायलेट हो रही है, और हार्ट को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक ये सॉर्बिटेट से बढ़िया दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप करेंगे इसको तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। हर स्टेप में ऐसे ही करना है, जैसे मैंने ओम में किया, भू में छोड़ा, फिर ओम में लेना, भोय में छोड़ना, ऐसे ओम में लेना, स्वयं में छोड़ना, ओम में लेना, मह में छोड़ना, ओम में लेना, जने में छोड़ना, ओम में लेना, तपे में छोड़ना, ओम पे लेना, सत्यम पे छोड़ना। तो ये 7 स्टेप ऐसे करना है। सांस लेने में जितना टाइम लगेगा आपको, अगर 2 सेकंड लगे हैं तो 4 सेकंड रोकना है, 8 सेकंड में छोड़ना है। ऐसे मतलब उसका डबल और उसका फिर डबल करना है। ये एक ऐसा है, इसमें आपको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। अगर आप इसको 7 बार करेंगे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपका नॉर्मल आ जाएगा। आपको अगर कैंसर की शिकायत है तो 21 बार सुबह शाम करेंगे, कैंसर के सेल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है और ऑक्सीजन इतनी पावरफुल है जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है उनको। इस प्राणायाम के लिए कोई निर्धारित समय भी है या दिन में सुबह शाम कर सकते हैं, दोनों टाइम, किसी समय भी कर सकते भाई। आपके जहाँ भी इस प्राणायाम करें ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे घुटन नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको ऑक्सीजन पूरी मिले। आप कहीं पार्क में बैठे कर सकते हैं, खुली जगह बैठ कर सकते हैं, मतलब वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। तो शीत ऋतु में या इस तरह से कुछ मतलब ऋतु का देखिए, आप सांस लेंगे, सांस आप नाक से ले रहे हैं, लंबा सांस, बड़ा सांस, थोड़ा सा ऑक्सीजन मुंह से जाएगी, बाकी नाक से ही ले रहे हैं, और नाक से निकालेंगे तो नाक में तो वैसे ही हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है आने जाने में। एक चीज़ आपने बताई कि जो पानी हमें बैठ के पीना चाहिए और दूध खड़े होके पीना चाहिए, तो दोनों लिक्विड है। हाँ। तो इसका विज्ञान क्या है? इसका ये है कि आप कभी महसूस भी करेंगे, कभी किसी ने किया होगा, जब हम पानी पीते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, पानी का इफेक्ट है ठंडा, और वो ठंडा इफेक्ट सीधा घुटनों में जाता है, और घुटनों में जो ठंडा इफेक्ट जाएगा, आम भाषा में कह सकते हैं ग्रीस सूख गया, ग्रीस कम हो जाएगा, पानी ग्रीस को सोख लेगा, या ये समझिए उसमें वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा, पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, सारा कुछ हो जाएगा। और जब दूध पीते हैं तो दूध का भी इफेक्ट है, पर दूध में चिकनाई है, चिकनाई जाएगी घुटनों में, तो ग्रीस कहाँ कम होगा, ग्रीस तो बढ़ेगा ना। तो ये है इसका फंडा, और ये प्रैक्टिकल है। आप किसी को भी घुटनों में दर्द हो तो आप ये करें, ये ऐसा करेगा तो घुटनों में दर्द होगा ही नहीं, और दर्द होता है घुटने की एक्सरसाइज भी बता देता हूँ, चलो ध्यान आया इस बात का। देखिए आप आरामदायक कुर्सी बैठ सकते हैं, ऐसे घुटना अपनी छाती से लगाना है, टांग के बीच से हाथ निकालना है, ये हाथ आपका पूरा ऊपर नहीं मिलना, थोड़ा नीचे रहना चाहिए 2 इंच कम से कम, ताकि घुटना पूरा मुड़ जाए। अब आराम से पैर को ऊपर उठाना है, जितना टांग उठती उतनी उठाना, जबरदस्ती नहीं करनी, और फिर नीचे लानी है, ऊपर रोकना नहीं है, आप आराम से ऊपर लेके जितना जा रहा है और नीचे ले आए। ऐसा आप 35 बार सुबह, 35 बार दोपहर, 35 बार शाम को करें, ठीक है। और ये आप तीनों टाइम कर सकते हैं। तो घुटना आपका अगर जाम हो रहा होगा तो धीरे धीरे खुलेगा और चालू हो जाएगा। और घुटने की जो मालिश करने के लिए है, अगर मान लीजिए जाम है घुटना, तो आपको ये बैरिंग होता है, जाम हो जाता है, आपने देखा होगा बैरिंग कोई जाम हो गया, फिर उसमें तेल डालते हैं, हिलाते हैं तो चालू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये भी बैरिंग है हमारा। तो हम कोई भी तिल का तेल ले सकते हैं सिंपल, या तिल के तेल में आप अदरक उबाल लो, अजवाइन उबाल लो, है ना, ये उबाल कर उसको छान लो, फिर उस तेल को लगाओ, इसमें हल्के हाथ से मसाज करो। कभी भी ध्यान रखना, घुटने की मालिश नहीं करते, इसको मसाज करते हैं हल्के हाथ से ही। अगर आपने प्रेशर लगा दिया तो घुटना खराब हो जाएगा आपका। लोग मालिश तब दबा करने लग जाते हैं, वो नहीं करना घुटने पे। और घुटने पे गोलाई में मालिश होती है, ऐसे प्रेशर नहीं डालना कोई भी। तो ये तो हो गया घुटने का। अब दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो टीवी, जो मोबाइल चलाते हैं बच्चे, या जो डॉक्टर हैं,
मैं एक सिंगल एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, उसको आप करेंगे आपको तुरंत आराम आएगा। किसी को होता है आप आ जाओ सामने, मैं भी करवाता हूँ और अभी आराम उसके मुंह से करवाऊंगा कि मुझे आराम आ गया जी। है किसी को सर्वाइकल? आप आइए आगे, हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए कंधे की सीध में से, फिर हाथों को यूं ले जाइए पीछे ऐसे। आपको यहाँ से दोनों हाथ आपके जाएंगे पीछे ऐसे, पीठ के पीछे ऐसे जाएंगे, हथेली मिलानी आपको, ऐसे लॉक करो, ऐसे मैंने किया लॉक कर दिया। अब इन हाथों को पूरी ताकत से नीचे खींच दीजिए आप। अब गर्दन को पीछे करना जितनी जा सकती है, 30 तक काउंटिंग करनी है। अब हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ढीला करना है और अब रिलैक्स कर दीजिए। 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बाद दोबारा करिए। आप 5 बार करेंगे आपको आराम आ जाएगा। तो ये सर्वाइकल के लिए मैं सिंगल एक्सरसाइज बताई मैंने, और 100% आराम आता है, 99 भी नहीं। अगर सही करेगा बंदा तो आराम, अगर एक बार करते ही आराम पड़ जाएगा उसको, रिलैक्स फील करेगा कि मुझे काफी कंफर्टेबल हो गया है। और डिस्क की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, डॉक्टर भी आ जाता है सर्जरी करा लो, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज है, पर उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए, या यहाँ कोई करने वाला हो तो यहाँ मैं करा सकता हूँ। इस यहाँ पे अगर बंदा आ सकता है, इधर लेट जाएगा, वो लेट के करने वाली एक्सरसाइज है। बैठने का जो सही पोस्चर नहीं होता उसकी वजह से ज़्यादातर ये, या आपने ज़्यादा वजन उठा लिया, अपनी ताकत से ज़्यादा वजन उठा तो भी डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, या कहीं ऊंचे नीचे पर हमारा पैर भी आ जाता है तो भी डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। आप सीधे लेट जाइए, घुटने मोड़िए, आप पीठ को ऊपर उठाना, आपको जितनी उठा सकते हो आराम से, झटके से नहीं उठाना। और आपको यहाँ जैसे आपकी हिम्मत है 5 तक 10 तक 15 तक काउंटिंग कर सकते हो और फिर नीचे रख लो आराम से। ये पहली एक्सरसाइज है। दोनों घुटने मोड़िए और आप दोनों घुटनों को छाती पे ले आइए और दोनों हाथों से पकड़िए। सर्वाइकल वाले को गर्दन नहीं उठानी। अब इसको खींचना है पूरा, नीचे खींचिए आप, और यहाँ पे भी आपको 10 20 30 तक आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई है। अब तीसरी एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, पैर ऐसे रखिए ऊपर, पैर हवा में रहने चाहिए। आप गर्दन उधर लीजिए, पैर मेरी तरफ लाइए, हवा में नीचे टेक, पैर टेक नीचे ऐसे। अब गर्दन मेरी तरफ लाइए, पैर उधर ले जाइए, तो पैर ऊपर रहना चाहिए इसमें। ये होगी तीसरी एक्सरसाइज। अब ऐसे बाएं करोड़ से आप पेट के, आप पैर सीधे करिए। अब बाएं करोड़ से पेट के बल आ जाइए आप, बाएं करवट पेट के बल। ये भी ध्यान रखना है, दाएं करोड़ से नहीं लेना है, बाएं करोड़ से आना है। दोनों हाथ बॉडी के साथ। अब आगे से सीना उठाइए आप। दूसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ पीठ पर ले जाइए, हथेली मिलाइए, लॉक करिए, हाथों को नीचे खींचो, आगे से उठाओ, हाथ बॉडी के साथ रहना चाहिए ऐसे। ये दूसरी एक्सरसाइज है। आइए नीचे, एक हाथ कान के उस साइड में, उधर वाला इधर कान के हाथ लगाइए। अब आगे से उठाइए, नाभि तक का ऐसा उठा दीजिए, कोहनियां सीधी कर दीजिए। आप नीचे आइए। अब लास्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए दोनों हाथ सामने करिए आप, सीधा हाथ उठाइए, उल्टा पैर उठाइए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। नीचे आइए वापस, पहले हाथ उठाइए बाद में पैर उठाइए। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। काउंटिंग करनी है आपको, आराम से बराबर करनी है, चाहे 3 तक करो, चाहे 5 तक करो, चाहे 10 तक करो, जैसे आपकी कैपेसिटी है। अब आराम से आप अब बैठने के बाद में आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। तो ये आपको डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और ये 100% रिजल्ट है इसका। कोई ये नहीं कि हम कोई बता रहे हैं ऐसे, आपको करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। किसी को भी आप कर सकते हो। महिलाओं में 2 तरह का मोटापा अक्सर देखा जाता है। एक तो प्रसव बाद का जो मोटापा होता है, और एक होता है जब मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही होती हैं तो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं शरीर में, उसके बाद जो मोटापा आता है। ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह की रेमेडीज़ है, क्या करना चाहिए ऐसे में? इसमें देखिए मैडम, मोटापा तो यही हमारे खाने पीने का रोल तो है ही, बाकी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बड़ा काम करती है। जैसे आमतौर पर डिलीवरी के बाद में क्या होता है, लोग ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, गर्मी लगती है, वो मोटापे का कारण बनता है। गर्म पानी पियो, उसमें अजवाइन उबाल लो पानी में, वो गर्म पानी दो उनको, तो उससे दोनों फायदे हैं कि उसका क्लीन भी हो जाएगा बॉडी और मोटापा भी नहीं आएगा। फिर दूसरा, आप योग एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं मोटापे के लिए। उसकी अलग अलग एक्सरसाइज है आपकी। पेट बढ़ रहा है, पेट के लिए अलग कटी चक्रासन है, थाई बढ़ रही है, उसकी अलग एक्सरसाइज है। और खाने पीने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक सवाल और है, अक्सर ऐसा परामर्श दिया जाता है कि खाना खाने के बाद अगर लेटना भी है तो हम बाईं ओर लेटें या दाहिनी ओर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ ऐसा सरल उपाय है कि याद रहे कि हमें किस अवस्था में लेटना चाहिए? देखो, सोने की अवस्था भी पहले तो आदमी को पहले सीधा लेटना चाहिए थोड़ा, फिर पहले थोड़ा राइट को लेटना चाहिए, फिर बाएं लेफ्ट को लेटना चाहिए। तो तरीका तो ये है जी, पहले सीधा, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को लेटना चाहिए। और लेफ्ट की पोजीशन में ही सोना चाहिए आदमी को। राइट पोजीशन में सोएंगे तो आपको कोल्ड हो सकता है, जुकाम हो जाएगा। जैसे उठते हैं तब भी लेफ्ट साइड से क्राउन लेके उठना चाहिए। एक प्रश्न मेरा था डॉक्टर साहब जी, आपने नींबू जिनको सूट नहीं करता, यानी जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, वो उसका क्या विकल्प हो सकता है? अच्छा, ये जो नींबू के जगह, जैसे आपका नींबू के जगह लोग शहद यूज करते हैं, असली शहद मिलेगा आपको तब मिलेगा, ऐसी नहीं। जंगलों में जाओ, वहाँ अपने सामने तोड़ो तो शहद असली है। आंवला सबसे बेस्ट है, रसायन है आंवला। आंवला खाने वाले को बुढ़ापा देर में आता है। अच्छा, और एक मेरी जिज्ञासा और थी डॉक्टर साहब कि आपने कहा पानी पीना चाहिए सुबह, और काफी पानी पीना चाहिए, 1.5 लीटर और 3 लीटर। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ना, मतलब हम लोग एक शब्द सुनते हैं वाटर रिटेंशन, उससे स्वेलिंग भी हो जाती है सुबह सुबह। जिसको तो क्या ये वाली प्रॉब्लम का क्या निराकरण? जिसको स्वेलिंग है उसके फिर उसके लिए करना चाहिए पुनर्नवा आता है, जड़ी बूटी आती है पुनर्नवा की, वो ले सकते हैं। वो उसका पानी में उबालो और जैसे 1 गिलास पानी डाला, चौथाई रह जाए, छान के पी लो, स्वेलिंग नहीं आएगी। यूरिन कम हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आती है, यूरिन कम हो जाता है,
ठीक है। तो आप घिया का थोड़ा जूस पियो निकाल के, यूरिन बढ़ेगा, स्वेलिंग घटेगी। नमक खाना बंद कर दो, नमक स्वेलिंग को, नमक जो है पानी को रोकता है बॉडी में, नमक मत खाओ, स्वेलिंग अपने आप घटती जाएगी। तो नमक छोड़िए आप, ठीक है ना। खटाई छोड़िए आप, खटाई का भी रोल यही है। हालांकि खटाई मोटापे को काटती है, जो मोटे लोग हैं उनके लिए खटाई फायदेमंद है, हजमा भी तेज करती है, और मोटापे चर्बी को काटेगी ना खटाई, जैसे नींबू काट रहे खटाई भी काटेगी। पर वही है कि खटाई ज़्यादा नहीं खा सकते आप। एक चीज़ सर, जैसे आपने बताया जी, कि अभी जैसे हमने देखा, चूंकि मैं करने लगा हूँ तो इसीलिए जैसे कहा धीरे धीरे करना चाहिए, जो भुजंग झटका नहीं लगना चाहिए। हाँ, झटका नहीं, भुजंग आसन, मरकट आसन और धनुरासन की जो ये प्रक्रिया है। एक आपने बताया कि इसके करने के बाद दूध पी सकते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 15 मिनट तक जो है नहीं कुछ पीना चाहिए। एक गिलास दूध में 1 गिलास पानी या दूध है, कोई ज़्यादा तो होता नहीं लिक्विड। इतनी बॉडी आप कर रहे हो तो उससे उसका बेनिफिट है। जो हमने एक्सरसाइज की है ना, वो दूध पीने से आपकी जो एनर्जी वेस्ट हुई है ना आपकी, वो मिल जाएगी आपको। एक सवाल और है यहाँ पर। जी। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि इस बीमारी के लिए ये दवाई उपयुक्त है, और ऐसे में अपने शरीर की प्रकृति को जाने बिना हम लोग दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं। देसी दवाइयों की भी बात कर रही हूँ। क्या कोई ऐसा सहज तरीका है जिससे हम ये समझ सके कि हमारी शरीर की प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ, और उसके अनुसार फिर हम इलाज करें अपना? देखो आयुर्वेद में ना वात पित्त कफ, ये तीन जो है, इनको दोष भी मानते हैं और 3 धातु भी मानते हैं इनको। जी। शरीर जब ये वात पित्त कफ नॉर्मल स्टेज में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। जब ये कम ज़्यादा हो जाते हैं तो शरीर की बीमारियाँ आती हैं। फिर उसमें ये नहीं खाली सब कोई वात रोगी है, कोई पित्त रोगी, कोई कफ रोगी है, खाली ये नहीं। कोई किसी को वात पित्त कफ मिक्स है, किसी को कफ वात पित्त, किसी को अलग द्वंद्वज भी हो सकते हैं, त्रिदोषज भी हो सकते हैं। तो ये प्रकृति सबकी अलग अलग है। प्रकृति तो गर्भाशय भी बन जाती है कि जब पेट में बच्चा होता है तो वही प्रकृति बनती है। अब कहते हैं बच्चे मोटे हो रहे हैं, बच्चे मोटे क्यों नहीं होंगे? घर में एक बच्चा है तो क्या करेगा? मोबाइल से चलाएगा ना वो। सर मेरे 2 बेटे हैं, एक 5 साल का है, एक 2 साल का है। वो बार बार है ना, खा लिया, एक रोटी खा ली, फिर आधे घंटे बाद कुछ और दे दो, कुछ और दे दो, खजूर खा लिया, फिर केला खा लिया, ऐसे मतलब हर 1-1.5 घंटे बाद उनको भूख लगती ही रहती है, जिसकी वजह से ना वो फिजिक में तो ठीक है लेकिन उनका पेट बाहर निकला है। तो उसके लिए क्या कुछ हो सकता है? बच्चे सुबह स्कूल जाते होंगे, स्कूल चले गए बच्चे, वहाँ तो कुछ नहीं मांगते ना क्लास में? नहीं, क्लास में नहीं मांगते ना। हाँ। तो जैसे ही घर आए खाना खिलाओ और पार्क में लेके चले जाओ, और वहाँ उनको पार्क में दौड़ लगाओ, खिलाओ पिलाओ, वहाँ पे कुछ नहीं मांगेंगे भाई, आदत छूट जाएगी। अब बच्चा घर में रह रहा कुछ तो करेगा ना, या 1-2 बच्चे पड़ोस के मिलाओ, उनको वहाँ घर में खेलना शुरू करा दो भाई, कोई गेम खेल रहे बच्चे, फिजिकल एक्टिविटी बच्चे करेंगे तो मोटे भी नहीं होंगे, पेट भी अंदर जाएगा। अब खान पीन की बात चली है तो यहाँ पर हम आपसे पूछ लेते हैं कुछ इस तरह के टिप्स हमें, जो हम रोज़ अपनी खाने की आदत जो है उसमें शामिल कर पाएँ। देखो अभी जैसे है कि आपकी जो किचन है ना, रसोई है, उसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर उसका हम प्रॉपर यूज़ करें, जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशन हो गया, घर में जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, तो आपके घर में दही है, आपके घर में जीरा है, जीरा भूनो, दही में मिलाओ और खिलाओ, और साथ में दही खिचड़ी खिलाओ उसको, मूंग चावल की दाल की खिचड़ी बनाओ, दाल होनी चाहिए छिलके वाली और मूंग की चावल होना चाहिए, खिचड़ी बना दो, वो खिलाओ, दस्त बंद हो जाएंगे। अब मान लो किसी को कब्ज होगी तो क्या करो भाई, ये हरड़ वगैरह घर में होती है परिवार में, हरड़ को कूटो, पाउडर बनाओ, और आधा चम्मच हरड़, अगर थोड़ी कसेला रस होता है खा नहीं सकते तो मीठा पानी के साथ उसको पिला दो, रात को पिलाओगे सुबह पेट साफ हो जाएगा, सुबह पिलाओगे तो 2 घंटे बाद, कुछ भी खिलाना 2 घंटे बाद पेट साफ हो जाएगा। एक सर ऐसा है कि जो चूँकि बहुत सारे योगाचार्य के अपने अपने लाइन है, तो भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो एक योग मानक तय कर रहा है कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर, जिसमें एम्स वगैरह भी है। एक तो आजकल जो प्राय होता है कि हर चीज़ के लिए कहा जाता है योगाचार्यों द्वारा कि एलोवेरा और गिलोय, इसके खाने की सही प्रक्रिया क्या है इसको लोग, और ये कितना फायदेमंद होता है वास्तव में? देखो गिलोय तो एक ऐसी दवा है जो उम्र बढ़ाती है। गिलोय जो है रसायन भी है और उम्र बढ़ती है इसको इस्तेमाल करने से, और कैसा ही बुखार हो गिलोय से ठीक हो जाता है। अब पता ही होगा आप लोगों को कि उसकी 3 डंडी लो, 1 अंगुल वाली, छोटे टुकड़े करो, काटो, 2 गिलास पानी डालो, पकाओ मंदी आंच पे, और जब चौथाई रह जाए तो पिला दो छान के, तो बुखार की दवाई है। वैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली बहुत बढ़िया चीज़ है गिलोय, ये तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दाढ़ी बनानी है तो ये मत लाओ करीम वरीम, अब उसका थोड़ा लो और दाढ़ी पे रगड़ो और बनाओ, फटाफट साफ हो जाएगी। और मुंह पे लगाओ, मुंह चिकना हो जाएगा, आपका ग्लो आएगा मुंह पे, पियोगे तो अंदर से भी साफ करेगा, तो ये तो अच्छी चीज़ है, दोनों रसायन औषधि है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारे यूज़फुल टिप्स आपने हमें दिए और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ भी हम जानते ही हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं वो हमें करना है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले से किसी तरह की दवाई चल रही है हमारे किसी भी श्रोता की, आप बीमार हैं, किसी रोग का शिकार है और ठीक होने की प्रक्रिया में हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछकर, अपने विशेषज्ञ से पूछकर ही आप अपने आहार में या अपनी दवाइयों में बदलाव करें। हम सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहाँ पर डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम बेहद खास कार्यक्रम, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकेशन। डॉक्टर बलजीत सिंह डबास हमारे साथ कार्यक्रम में रहे, बेहद उपयोगी बातें आज आपने हमें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 जून को पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 100 डे काउंटडाउन कार्यक्रम 13 मार्च 2025 को विज्ञान भवन में किया गया था, योगा महोत्सव 2025। तो चलिए हम भी आज संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर डबास ने हमें जो भी सिखाया है, जितना हम कर पाए उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और फिर 21 जून तक कई प्रॉब्लम्स को दूर करके फिर से एक साथ हम योग करेंगे। नमस्कार। अभी आप 24 मार्च 2025 को आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित विशेष कार्यक्रम पर ये रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बलजीत डबास। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।